हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैराथन जीके जीएस पर मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान की सीरीज की शुरुआत की थी और इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक कई चैप्टर को बखूबी देख चुके हैं। लास्ट वीडियो जो था हमारा वो था संविधान का भाग 1 और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो भारतीय संविधान का भाग 2 देखने वाले हैं। आज हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक, हम लोगों ने इससे पहले भाग 1 को पढ़ लिया था। भाग 1 को इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे भाग 2 की। ठीक, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी डिटेल में भारत में नागरिकता को जरूर समझें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा पिछला तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेक कर लीजिए। सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं संविधान का भाग 2 से संबंधित क्या क्या हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें संविधान के भाग 2 की, इससे पहले हमने भाग 1 की वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाएगा, वहां पर भाग 1 आपको मिल जाएगा जो पूरा विस्तार से समझाया गया था। आप देखो भाग 2 में कि इस भाग में कितने आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स को हिंदी में हम बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। तो कितने अनुच्छेद है? तो 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है, 5 to 11 आर्टिकल्स जो है वो संविधान के भाग 2 में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसमें प्रावधान क्या है, तो प्रावधान को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। और प्रावधान देखें तो इसमें प्रावधान है नागरिकता की। नागरिकता डैट मीन्स सिटीजनशिप। इंग्लिश में हम इसे सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम इसे नागरिकता कहते हैं। अब छोड़िए नागरिकता क्या होता है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो नागरिकता का 2 जगह पर प्रावधान किया गया था। ठीक है, एक जो नागरिकता का प्रावधान मिलेगा आपको वो मिलेगा संविधान, जो भारतीय संविधान है कि इसमें नागरिकता किस से किस आर्टिकल के बीच में और क्या क्या प्रोविजन दिया गया। उसके बाद जरूरत पड़ने पर इसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो चीजें जोड़ी गई उसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट। तो इसके तहत भी नागरिकता से संबंधित कानून बना दिए जाते हैं और हमारे देश में अब तक कई बार सिटीजनशिप एक्ट जो है उसको संशोधित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो 55 है, 86 है, 92 है, 2003 है, 2005 है, 2015 है और 2019 है। तो हम लोग इन सबों को देखने वाले हैं कि आखिर इन सब में क्या क्या प्रोविजन डाले गए थे। आगे बात करें दोस्तों कि ये जो भाग है इसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, नागरिक के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि नागरिक होता क्या है। ठीक है, सिटीजन किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा डेफिनेशन याद रखना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी देश या राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य मिले हों उन व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी देश या किसी राज्य का कोई व्यक्ति है उसको उस राज्य का सारा अधिकार मिल जाता है और उसे पूरी कर्तव्य भी दी जाती है और वो अपने देश के प्रति देशभक्ति अपने दिल में रखता है, वैसे व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं। अगर हम देखें अधिकार तो इसमें दोनों तरह के अधिकार, एक तो राजनीतिक अधिकार, मतलब आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, मतदान दे सकते हैं, उन अधिकारों को हम राजनीतिक अधिकार कहेंगे। और एक नागरिकता का अधिकार, जैसे आने जाने का अधिकार, रहने का अधिकार है ना। तो ये सारी चीजें सब के सब जब मिल जाते हैं तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे हम बोलते हैं नागरिक यानी सिटीजन। अब चलिए एक बहुत मेजर पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछता है, कई बार रिपीट हो चुका है कि नागरिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसके लिए एक नाम याद रखना है, अरस्तु का। अरस्तु जिसे हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु को कई सारे और नाम से भी जाना जाता है, जैसे अरस्तु को आप फादर ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं। अरस्तु को आप फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के दोनों नाम एरिस्टोटल के साथ जुड़ जाता है। और अरस्तु ने ही एक बड़ा ही प्रसिद्ध बात बताई थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन भी अरस्तु का ही है। तो अरस्तु ने ही सबसे पहले नागरिकता शब्द का प्रयोग जो है वो राजनीति विज्ञान में किया था।
अब चलिए कि भारतीय संविधान जो हमारा है इसमें नागरिकता का जो प्रावधान है कि हमारे यहाँ नागरिकता क्या होगा, कैसे होगा, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह प्रोविजन लिया गया है ब्रिटेन से। जी हाँ दोस्तों, ये VVI बना लीजिए। और इसके बारे में हमने सोर्सेस की क्लास की थी संविधान की, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल में जरूर देख लेंगे संविधान के स्रोत। चलिए, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और देखें कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो आंसर याद रखना, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसे हम सिंगल सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं, एकल नागरिकता कह लीजिए आप इसे। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है। ये एकल नागरिकता क्या होता है इसे भी समझना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि हम भारत में जितने भी राज्य, हम कहीं के भी निवासी हों, किसी भी राज्य में अगर रहते हों तो हम उस राज्य के पर्टिकुलर नागरिक नहीं हैं, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम भारत के नागरिक हैं। वी आर इंडियंस, हम ऐसे कहते हैं कि हम भारतीय हैं, न कि हम बिहारी है, गुजराती है, बंगाली है, असमी है ना, मराठी है। इस तरह की बातों को हम नहीं बोलते, कारण पूरे देश में एक ही नागरिकता का प्रावधान होता है जिसे हम एकल नागरिकता कहते हैं, यानी स्टेट वाइज सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं दिया गया है। और हमने आपको बताया था भाग 1 आपने देख लिया होगा कि भाग 1 के आर्टिकल में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ है, एक ऐसा संघ जिससे कोई राज्य अपने से अलग नहीं हो सकता है, भारत चाहे तो उसे अलग कर सकता है। ठीक है, तो वो सारे जो अधिकार हो जाते हैं वही हमारा नागरिकता में आगे चल करके पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया नागरिकता का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि नागरिकता क्या होता है और नागरिक किसे कहते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि आखिरी के 5 से 11 आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान हमारे यहाँ दिए गए। तो हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं 5 to 11 आर्टिकल्स को। चलिए तो देखते हैं आर्टिकल 5 से 11 जो भाग 2 है उसमें क्या क्या प्रावधान है। पहले हम लोग आर्टिकल कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जितने भी सिटीजनशिप एक्ट हैं 1955 से लेकर के 2019 तक उन सबको बारी बारी से देखेंगे। तो अंत तक हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अब चलिए आर्टिकल 5 से 11 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 5 की, तो याद रखना है आर्टिकल 5 में इसमें कहा गया कि मूल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, मूल नागरिकता का मतलब होता है ओरिजिनल सिटीजनशिप। अब आप कहेंगे कि ओरिजिनल सिटीजनशिप क्या होता है, तो जब भारत में संविधान बनना शुरू हुआ, अगर तभी से हम भारत में रह रहे हैं, या हमारे माता पिता भारत में रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भारत में हैं, या हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो इस तरह के व्यक्ति को मूल नागरिक का दर्जा दिया गया है आर्टिकल 5 के तहत। अब देखिए इसे मूल नागरिकता का मतलब क्या है? बाय बर्थ, यानी अगर आप जन्म से ही भारत में हैं तो आप जब भारत के नागरिक कहलाएंगे। और अगर आपको कहते हैं दूसरा है पॉइंट की अधिवास। चलिए, अधिवास का मतलब क्या होता है कि अगर आपका जन्म भारत में लिया हो, आपने जन्म भारत में लिया हो, या तो आपके पूर्वज माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 से लगभग 5 वर्ष पहले से अगर आप भारत में रह रहे हो, डेट मीन्स कि 1945 से अगर आप भारत में हो, तो आप जो है मूल नागरिक भारत के कहलाते हैं। यह प्रावधान जो है वो संविधान के आर्टिकल 5 में किया गया। यहाँ से बस आप यही याद रखिएगा कि मूल नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आंसर याद रखना है आपको आर्टिकल 5। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 6 देखते हैं। देखिए, जब हमारा देश ब्रिटिश के हाथों में था, यानी जब हम ब्रिटिश भारत में थे, हम गुलाम थे, तो हमारा अपना संविधान था नहीं। जब हमने संविधान बनाने की शुरुआत की, ये कहानी आपने फर्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का देखा होगा, तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात आई और भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया। तो भारत से पाकिस्तान का लगाव कुछ रहा, और इस वजह से क्या किया गया कि पाकिस्तान के नागरिकों के लिए भारत की नागरिकता देने का प्रावधान भी हमारे एक आर्टिकल में बनाया गया है। वो आर्टिकल है 6। याद क्या रखना है आर्टिकल 6 में कि पाकिस्तान के नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान, और इसमें एक खास डेट फिक्स कर दिया गया। डेट क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले बिफोर वो पाकिस्तान चला गया हो, या कोई व्यक्ति आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान चला गया हो, और वो अगर भारत आना चाहता है, भारत में अगर रहना चाहता है या कि नागरिकता लेना चाहता है,
तो उसे आर्टिकल 6 के तहत जो है वो नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यही डेट क्यों तय किया गया, आखिर 19 जुलाई 1948 को था क्या, क्यों तय कर दिया गया? तो जब भारत पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त को, पाकिस्तान 14 अगस्त और भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था, जब ये दोनों अलग अलग राष्ट्र के रूप में बने, तो एक डेट आया 19 जुलाई। इस दिन क्या हुआ कि परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया दोनों देशों के बीच। ठीक है, कि कौन सा देश के नागरिक कहाँ रहने वाले, कहाँ कौन जाएगा नहीं जाएगा, तो इसी डेट को मान्यता दी गई और कह दिया गया कि इस डेट के पहले और इस डेट के बाद से ही चीजों को कैरी किया जाएगा। तो याद क्या रखना है कि पाकिस्तान के नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 6 के तहत, और वो बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले चले गए हों या 19 जुलाई 1948 से बाद में। एक खास बात कि अगर इसके बाद अगर कोई व्यक्ति जाता है तो देखो कैसे नागरिकता दी जाएगी। तो इसमें कहा जाता है कि अगर वो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने चाह रहा हो तो उसे कम से कम 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 6 में। अभी अमेंडमेंट जो हुआ, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में आर्टिकल 7 से लेकर के आगे की कहानी को। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे हम लोग संविधान के भाग 2 के आर्टिकल्स की। अगर अगला आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 7, इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 6 और 5 देख लिया था। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान जाकर के भारत आने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान चला गया, अगर वो भारत आना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसकी कुछ कंडीशन बना दी गई। कंडीशन क्या बना दी गई है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई आदमी पाकिस्तान जाता है, ठीक है, तो आर्टिकल 7 के तहत कहा जाता है कि उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया तो आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर वो भारत नहीं आना चाहता है और भारत नहीं आ पाता है। ठीक है, उसी में दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाता है, चला गया, लेकिन वो भारत आ गए हों तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कंडीशन यह है कि वो मतलब उनको भारत में ऑफिसों में अधिकारियों के पास एप्लीकेशन देना होगा बाय रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर उनको ये अलाउंस मिल जाता है देन उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन सा आर्टिकल पाकिस्तान से है, तो 6 और 7 याद रखना है। ये दोनों आर्टिकल जो है वो पाकिस्तान से संबंधित हो जाता है। अगला आर्टिकल अगर हम 8 देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है, अब्रॉड रहता है, भारत से बाहर रहता है, लेकिन वो भारत का है, ठीक है, जो व्यक्ति भारत के हैं पर वर्तमान में भारत के बाहर रहते हैं, तो अगर वो भारत में नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो उनको नागरिकता प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये आर्टिकल 8 के तहत जो प्रवासी होते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ बात, जो कुछ कंडीशन बताई गई है कि अब्रॉड रहने वाले उन्हीं व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिनके साथ कंडीशन ये है कि अविभाजित भारत में उनके पूर्वजों का जन्म हुआ हो। ठीक है, यानी उनके माता पिता या उनके पूर्वजों का जन्म जो है अविभाजित भारत, कहने का मतलब जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें अगर हुआ हो और वह व्यक्ति वर्तमान में विदेश में हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और वहीं पर दूसरा कंडीशन यह कह रहा है कि जहां वह रह रहा है, ठीक है, वहां उसे भारतीय नागरिक कंसीडर कर लिया गया हो, मान लिया गया हो, तब उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। जैसे मान लो कि राम नाम का कोई आदमी है और वो अमेरिका में रहता है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, ठीक, अगर वो भारत आना चाहता है तो भारत सरकार कहती है कि आपके अगर पूर्वज ब्रिटिश इंडिया में जन्मे हो, ठीक है, तब, या अगर आपको अमेरिका में एज ए इंडियन कंसीडर कर लिया गया हो तब हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे। यानी जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता भारत में दी जाती है। दोस्तों आई होप 7 और 8 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 9, 10 और 11 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं बाकी के आगे के आर्टिकल्स के। आर्टिकल 9, 10 और 11 क्या कहते हैं। इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा
कि जो भाग 2 है इसके सभी जो आर्टिकल है वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन यह पूछ देता है कि भाग 2 में कितने आर्टिकल है या कहां से कहां तक है, या ये पूछ सकता है कि नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया। तो ये इतना याद रखना है। अब चलते हैं, इन सब चीजों को देख लें। और एक बात और दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहे ताकि आपका ये चैनल आगे प्रोग्रेस करता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 9 की बात करें हम तो 9 में कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ले लेता है दोस्तों, तो उसकी जो भारत की नागरिकता है यह स्वतः समाप्त हो जाती है, यानी अपने आप खत्म हो जाएगी ये नागरिकता। और वह व्यक्ति, याद रखना, आर्टिकल 5, 6 और 8 के तहत भारत के लिए नागरिकता का डिमांड नहीं कर सकता है, यानी भारतीय नागरिकता उसे अब नहीं दी जा सकती है अगर वह विदेशी नागरिकता को अपना लेता है। तो ये आर्टिकल 9 था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 10 देखते हैं। आर्टिकल 10 कह रहा है कि आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले लेता है तो वह उसके साथ बना रहेगा, वह उसके साथ कंटिन्यू रहेगा जब तक संसद के नियमों का वह अनुसरण करता है। वो जब तक अनुसरण करेगा तब तक जो है वह नागरिकता उसकी बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 की अगर हम बात करें तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसमें कह दिया गया, जैसा कि आपने देखा कि संविधान में तो नियम बना दिया है कि नागरिकता कैसे कौन लेगा। अब इसमें टाइम टू टाइम क्या होता है कि चेंजेस आते रहते हैं ना, बदलाव होते रहते हैं डिमांड, समय की मांग के अनुसार। तो इसमें कह दिया है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि संविधान की किस आर्टिकल के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 11, और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में कई नागरिकता अधिनियमों को पारित किया जा चुका है, जो हम लोग इस वीडियो में बड़े डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी को। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत कैसे हम लोग नागरिकता ले सकते हैं अपने देश की और किस तरह से नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है। तो अगर हम बात करें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की, तो ये नागरिकता अधिनियम का पहला अधिनियम था। इसके तहत हमें नागरिकता किस किस आधार पर मिल सकती है। तो सबसे पहला आधार जो है वह है जन्म से नागरिकता। दोस्तों, अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो इसके लिए कंडीशन बना दी गई है कि 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद अगर आप भारत में जन्म लिए हो तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, जो अधिनियम 1955 कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अपवाद बताया गया। अपवाद यह कहा गया, रिस्ट्रिक्शन यह लगाया गया कि राजनयिकों के बच्चे या विदेशियों के बच्चे जो हैं उनको इसके तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी या वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ये राजनयिक क्या होते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा कि भारत का राजदूत अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान में है ना, अफ्रीका में है। तो हमारे देश में भी तो अन्य देशों के राजनयिक यानी जो राजदूत है वो हैं। ठीक, तो अगर वो यहाँ पर जॉब करने आते हैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, और यहाँ पर अगर उनके बच्चे की जन्म होता है तो वो जन्म से भारत का नागरिक नहीं होगा। समझ में आ गया। उसी तरह से अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है और यहाँ अगर अपने बच्चों का, वो बच्चे का अगर जन्म देता है अगर वो अपने बच्चों को, तो वो भी हमारे देश में नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपकी भारत से में पहला जन्म के आधार पर। दूसरा कह रहा है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। इसमें यह है, वंश परंपरा का मतलब होता है कि अगर आपके पूर्वज या आपके माता पिता या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी भारत के नागरिक हों, तो अगर वो भारत के नागरिक या वो भारत में उनका जन्म हुआ हो तो भी आप यहाँ के नागरिकता ले सकते हैं। कंडीशन यह कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक तभी कहलाएंगे जब उनके परंपरा, उनके वंश या उनके पेरेंट्स भारत के में जन्म लिए हों और भारत के नागरिक हो। ठीक है, तो उस आधार पर वो नागरिकता ले सकते हैं। अगर हम देखें तीसरा आधार, तो तीसरा है दोस्तों देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब होता है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, और वो एडल्ट है, वयस्क हो चुका है और वो भारत में 10 वर्षों से ज्यादा रह चुका है भारत में, तो भारत सरकार को देशीयकरण के लिए अप्लाई करेगा, उसका प्रमाण पत्र लेगा और उसके जरिए जो है वो भारत की नागरिकता ले सकता है।
तो ये विदेशी नागरिकों को मतलब मिलने वाली है। विदेशी याद रखना है यहाँ पर, अगर वो 10 वर्षों से ज्यादा भारत में रह चुका है उसको हम देशीयकरण कहेंगे। अब देखते हैं पंजीकरण। पंजीकरण दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी व्यक्ति जो है वो नागरिकता ले सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी जो है वो नागरिकता ले सकता है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर नागरिकता रजिस्ट्रेशन के आधार पर कैसे कैसे वो ले सकता है, अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों याद रखना है, इसमें एक दो बात याद रखना, रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति पंजीयन के लिए प्रार्थना करता है और वो लिखित में देता है कि मैं इससे पहले भारत में रह रहा हूं और मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसे दे दी जा सकती है, ठीक है। या अगर कहा जाए कि भारत के कुछ नाबालिग बच्चे हैं, अगर वो बालिग हो जाते हैं, ठीक है, तो वैसे केस में अगर हम बात करें कि राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों के द्वारा अगर पंजीकरण की बात की जाए तो वैसे केसों में राष्ट्रमंडल देश दोस्तों क्या होता है, अगर उसकी हम बात करें तो याद रखना है कि वह देश जो कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा हो उसको हम राष्ट्रमंडल देश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कंडीशन है जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है नागरिकता दी जाती है। अगला है भूमि विस्तार, या ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी क्षेत्र पर भारत अपना अधिकार कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है, तो वहां के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो एटलीस्ट ये 5 प्रकार है जिसके तहत भारत में नागरिकता ली जा सकती है, ठीक है। ये सारा प्रावधान आपके भारतीय अधिनियम नागरिक अधिनियम 1955 में दिए गए थे। अगर हम देखें कि हम अपनी नागरिकता कैसे लॉस कर सकते हैं, कैसे हम इसकी समाप्ति कर सकते हैं, इसकी मुख्यतः 3 जो है वो रास्ते हैं। पहला कि आप भारत की नागरिकता का त्याग कर सकते हैं, ठीक है, उसका परित्याग कर देंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता लेने से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, या सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन लेने से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये 3 जो 5 इधर और 3 इधर जो है ये ऐसे तरीके हैं जिससे हम नागरिकता ले सकते हैं और नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम और एक्ट। अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो संविधान में बताया गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा अधिनियमों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे की स्लाइड देखना ना भूलें, बने रहे हमारे साथ, कंटिन्यू चलते हैं आगे। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि 1955 में जो आया था आपका नागरिकता अधिनियम भी, उसके बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986। ये 86 में क्या क्या बदलाव आया, किस तरह से नागरिकता को चेंज करने की बात आई, तो यहाँ हम लोग अब देखने वाले हैं। देखो 1955 में यह कहा गया था कि भारत में अगर आपको नागरिकता लेनी है तो आपको भारत में जन्म लेना होगा 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। तो ये वाला प्रावधान था कि जन्म उससे बाद हुआ तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो हो सकता था। बट यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत है। चेंजेस क्या किया गया, कहा गया कि भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति वही नागरिक बन सकता है जिनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया कि अब जन्म के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब उनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक हो। क्लियर हो गया। अब अगर पंजीकरण के माध्यम से अगर आप नागरिकता लेना चाह रहे थे तो जो 1955 वाला अधिनियम था उसमें था कि आप 6 महीने ही भारत में रह ले तो पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता दे दी जाती थी। बट जब 1986 में जब ये अधिनियम आया उसमें कह दिया गया कि कम से कम आपको भारत में 5 वर्षों तक रहना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू नागरिकता प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले कितनी थी, तो 6 महीने थी। अगर आप देशीकरण के माध्यम से नागरिकता लेने चाह रहे थे तो 1955 वाली जो थी उसमें कहा गया था कि 5 वर्ष तक ही अगर आप भारत में रहो तो देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। देशीकरण क्या होता था, पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि कोई भी विदेशी जो है अगर वो भारत में रहते हैं कंटिन्यू तो उनको देशीकरण के माध्यम से उनको नागरिकता दे दी जा सकती है। तो इनको कहा दिया गया कि अगर आप 10 वर्षों तक भारत में रह रहे हो तो फिर आप देशीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलो, तो इतने सारे बातें जो है वो याद रखना आपको 1986 के अधिनियम में, जिसमें ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है। अब देखते हैं आगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1992 क्या कहता है।
अब जरा और बदलाव की जरूरत पड़ी हमारे देश के नागरिकता के अधिनियमों में। तो इसमें क्या कहा गया कि पहले जो ऊपर वाला था उसमें पिता को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, माता को उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता था, यानी माता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था। लेकिन 1992 में जो अधिनियम आया उसमें माता के आधार पर भी नागरिकता देने की बात कही जाने लगी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ हो और उसकी माता अगर भारत की नागरिक हैं तो उस आधार पर उसे भी भारत का नागरिकता दिया जा सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई बना लीजिए 1992 वाले पॉइंट को कि माता के आधार पर नागरिकता देना कब शुरू किया गया है, तो 1992 से। अब चलते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 2003 क्या कहता है। इसमें जो आया वो इलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा दी गई। ये इलीगल इमिग्रेंट जिसको हम लोग हिंदी में अवैध प्रवासी कहते हैं, उसको सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बारे में अभी 2019 में बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। आप लोग देख चुके हो कि कैसे एनआरसी आया ना, कैसे नागरिकता अधिनियम बिल आया, जिसके कारण काफी बवाल हमारे देश को झेलना पड़ा इसके वजह से। तो ये इलीगल माइग्रेंट होते क्या, जैसे अगर कोई विदेशी हमारे देश में आ गया बिना पेपर के, बिना कागजात के, अवैध पेपर के आधार पर, तो वैसे लोगों को हम इलीगल माइग्रेंट, जिसको घुसपैठ ही कहते हैं नॉर्मली, या अगर वो पासपोर्ट के आधार पर भी आया हो और वो पासपोर्ट में जो उसकी अवधि है, वीजा की जो अवधि है, उससे ज्यादा दिनों तक अगर रह गया तो उसे हम इलीगल माइग्रेंट कहेंगे। तो इसकी परिभाषा दी गई 2003 में सबसे पहली बार। और जन्म के आधार पर कहा गया कि पहले तो सिर्फ पिता का अधिकार था, पिता के आधार पर दिया जाता था, फिर माता पिता माता के आधार पर भी दिया जाना शुरू किया गया। अब इसमें थोड़ा सा और जो है और सुधार किया गया नागरिकता में, और कहा यह गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब आपके दोनों माता पिता इंडियन हो, ठीक है, या कोई एक इंडियन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, है ना, यानी जो है अवैध प्रवासी भारत के नहीं हो, वैसे केस में आपको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। यह प्रावधान आपके 2003 में जोड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा एक्ट और है जो है नागरिकता अधिनियम एक्ट 2005। इसमें क्या कहा गया कि इसमें आईओसी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये आईओसी क्या होता है, तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में सीमा पारीय नागरिकता कह सकते हैं, भारतीय नागरिकता कह सकते हैं, जो सीमा पार के हैं, जो बाहर के हैं, तो वैसे लोगों को भी हमारे यहाँ शामिल करने का प्लान इस एक्ट में लाया गया था। तो अब तक हम लोगों ने देखा 1955, 86, 92, 2003 और 2005। अब जो आखिरी स्लाइड है इस भाग का वो है 2019 का नागरिकता अधिनियम, जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लास्ट स्लाइड आप देखना ना भूले, छोड़िएगा नहीं, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो आने वाले हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेके आएगा, ठीक है, और वो पॉइंट है आपका नागरिकता संशोधन विधेयक 2019। इसे हम CAB कैब या CAA के नाम से भी जानते हैं। अब इस CAB और CAA में बहुत फर्क होता है। इसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जब तक कोई बिल संसद पारित कर देता है और जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है, तब तक उसे हम एक्ट के नाम से जानते हैं, यानी ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और जब उस पे राष्ट्रपति दस्तखत कर देता है, साइन कर देता है, तो वही जो एक्ट होता है, विधेयक होता है, वो बन जाता है आपका बिल, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैब। क्लियर हो गया दोनों में? CAB जो हुआ वो इसी का नाम दूसरा है और ये पहले इस नाम से जाना जाता था। अब चलिए, ये जो बिल आई संसद में, तो इसमें जो RS है दैट मीन्स की राज्यसभा और LS दैट मीन्स की लोकसभा। इसमें पक्ष में राज्यसभा में 125 मत पड़े थे CAB के पक्ष में, और विरोध में 105 मत पड़े थे राज्यसभा में। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो 311 मत इसके पक्ष में थे और 80 मत जो थे वो विपक्ष में पड़े थे। तो ये तो हो गई पूरी डेटा जिसके आधार पर हमारे यहाँ इस अधिनियम को पारित किया गया। अब चलते हैं कि यह अधिनियम क्यों लाया गया था। तो दोस्तों, ये अधिनियम लाया गया था कि अभी तक जो थे, जो माइग्रेंट्स थे, जो दूसरे देश के लोग थे, उनको नागरिकता जो नहीं दिया जाता था या थोड़ा बहुत करके दे दिया जाता था, उसमें और सुधार करने की बात है। इसमें बात ये कहा गया कि पड़ोसी देश, इसमें देखो दोस्तों, पड़ोसी देश की बात की गई है और सभी पड़ोसी देशों की बात नहीं की गई है। खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की ही बात
की गई है। ठीक है, तो पड़ोसी देश के नागरिकों को यदि धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है ना, उनके देशों में अगर उनको धार्मिक तौर पर टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो भारत उन्हें अपने यहाँ की नागरिकता देगा। ठीक है, यह कंडीशन था, धार्मिक तौर पे प्रताड़ित करना। ये याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस आधार पर 2019 के अधिनियम के तहत दूसरे देश के नागरिक को नागरिकता दी जाएगी। तो वो था धार्मिक परिताड़ना के तौर पे धार्मिक प्रताड़ित, याद रखना। अब चलते यहाँ पर कि जो ये 3 देश थे, तो इन 3 देशों में केवल 6 धर्मों के लोगों को ही यह सुविधा देने की बात भारत सरकार ने कहेंगे, और वह धर्म है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी। ठीक है, यह कीजिए एक मामलों में कि ये सारे उन देशों में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी माने जाते हैं, यानी जितने माइनॉरिटी होते थे उनको यहाँ भारत की नागरिकता दी जाएगी। दोस्तों, इस अधिनियम में इन तीनों देशों के एक धर्म को छोड़ दिया गया, और वो है मुस्लिम। अपने भारत में इसी वजह से इतना बड़ा बवाल हुआ है आज की डेट में कि आखिर इन तीनों देशों के मुस्लिम कैटेगरी के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया। जब आप सभी देश, सभी कैटेगरी, सभी धर्मों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर मुस्लिम को क्यों छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर हमारे भारत सरकार का यह जवाब आता है कि इन 3 देशों में जो मुस्लिम है ये अल्पसंख्यक नहीं है, यह वहाँ बहुसंख्यक हैं। ठीक है, यानी मेजोरिटी है, बहुसंख्यक कह दीजिए इसे। और जो ये जो 6 धर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 6 धर्म अल्पसंख्यक है यानी माइनॉरिटी है। और एक बड़ा कॉमन सा थॉट है, सिंपल सा सोच ये है कि जिनकी संख्या कम होती है, लोग प्रताड़ित, लोग टॉर्चर उसी को करते हैं। आप क्या सोच सकते हो, क्या इन धर्मों के अलावा इस धर्म के लोगों को भी इन देशों में धार्मिक तौर पर कहीं प्रताड़ित किया जाता होगा, है ना। तो इस आधार पर इनको नागरिकता देने से सरकार ने मना कर दिया। सरकार ये बात एक्सेप्ट करती है और कहती है कि उनके लिए जो 11 साल वाला ऑप्शन है वो खुला हुआ है, अगर वो रास्ते आए भारत की नागरिकता लेने तो हम उनको दे देंगे, बट इसके आधार पर नहीं देंगे। भारत यह कहता है कि अगर इस कैटेगरी के लोग और इन कारणों से भारत आए हैं, तो अगर वो भारत में 6 वर्षों तक, है ना, अगर रहते हैं तो भारत सरकार उनको नागरिकता प्रदान कर देगा। ठीक है, कितना ईयर है, 6 वर्ष, याद रखना। और दूसरे आधार पर है 11 वर्ष। अब चले, इसके लिए सरकार ने एक डेडलाइन तय की है कि अगर कोई व्यक्ति जो इन 3 देशों से है और ये 6 धर्मों से हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और ये डेडलाइन आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन यह आ सकता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 के तहत जो सरकार ने डेडलाइन तय की है वो कौन सी है, तो याद रखना 31 दिसंबर 2014। आगे देखते हैं, तो सरकार ने सिर्फ ये बिल ही नहीं लाया था, और इसके बाद एक और चीज इंट्रोड्यूस किया जिसको हम एनआरसी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि एनआरसी के लिए भी हमारे देश में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला था। आखिर ये एनआरसी क्या है, इसको समझो। तो एनआरसी को अगर हम देखें तो ये होता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। ठीक है, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप कह सकते हैं ये। इसमें होता क्या था कि जो इलीगल इमिग्रेंट थे, जिनको हम कहते हैं अवैध, जो विदेशी कह सकते हो या अवैध प्रवासी कह सकते हो, तो अगर वो आ गए हमारे देश में और वो लीगल नहीं है, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सरकार उनको पहचान करके देश से बाहर कर देगी। ठीक है, इसलिए एनआरसी लाया था सरकार, क्योंकि हमारे देश में ऐसी संख्याएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो इसलिए लोगों को पहचान करके जो इलीगल होंगे उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, जो एनआरसी है ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था, जो केवल असम के लिए किया गया था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले असम के लिए लाया था, और यहाँ पर 19 लाख लोग जो है इस एनआरसी के चपेट में आ गए थे। और यही वजह है कि असम में इसका ज्यादा विरोध देखने को मिला था, क्योंकि उनका कहना था कि जब हम इतने दिनों से हमारा घर बार यहाँ है और अब हमें यहाँ से निकाला जा रहा है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो इसलिए लोग इनका विरोध कर रहे थे। तो ये थी दोस्तों नागरिकता की पूरा फुल डिटेल क्लास जो आपके सामने अभी है।
जो संविधान के भाग 2 से आर्टिकल 5 से 11 के अलावा जितने भी हमारे यहाँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुए और उन सब से जो जो क्वेश्चन बन रहे थे उसकी पूरी डिटेल हमने आपको समझाई है। तो आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना छूटे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच से जरूर फैलाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो होगा भाग 3, जिसमें हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।